हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों का लोकार्पण किया। ये वाहन डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विस के तहत काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज कुल 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसके जरिए पुलिस को तेजी से जांच करने में मदद मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक वाले ये वाहन तेजी के साथ जांच सुनिश्चित करने में मददगार साबित होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने निजी लंदन दौरे को लेकर के भी स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी दौरा था और वे अपनी बेटी के एडमिशन कराने के लिए लंदन आए हैं। विपक्ष ने इस पर भी राजनीति की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस निजी दौरे में एक भी सरकारी रुपया खर्च नहीं किया। इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के विदेश दौरे को लेकर हो रहे विवाद पर भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर विवाद हो रहा, उससे किसी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा उनकी अनुमति के बिना किसी भी विदेशी दौरा पर नहीं जाया जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीमेंट के बढ़े हुए दामों को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया। विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। अन्य छोटे राज्यों ने भी जीएसटी से हो रहे नुकसान के बाद केंद्र सरकार के सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज घोषित किया था, वो हिमाचल को कब मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा और राज्य को भी अभी पैसे की जरूरत है। देखिए, आधुनिक तकनीक से लैस इन मोबाइल वैनों का आज शुभारंभ किया गया है हरी झंडी दिखाकर। जहाँ भी कोई घटना घटती है, उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके डीएनए मोबाइल वैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आप उनको लाएंगे और उसके बाद आप जुंगा उनको भेजेंगे, फिर पता लगेगा। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना घटित हुई है, वहीं से सैंपल को एकत्रित करके वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। नई टेक्नोलॉजी हमने की है और निश्चित रूप से क्राइम करने वालों को इस फॉरेंसिक लैब की जो घटनाएं घटित करते हैं क्राइम करने वाले, उसकी हमें तुरंत जानकारी प्राप्त होगी। उसको लेके विपक्ष ने जो है कहीं ना कहीं निजी हमला करने की कोशिश की है कि बेटी के एडमिशन। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज हर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा, हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। और जितना राजनीतिक इसको टूल देंगे वो अच्छा नहीं है। तो विपक्ष जो सीमेंट लेने की मांग कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगाना कुछ और बात होती है। या तो वो परेशान है और परेशानी का मामला उनका ये है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी यही है। इसमें यही नहीं तय कर रही कि एक नेता कुछ और बोलता है, एक नेता कुछ और बोलता है। जीएसटी का जो हमें 28% से जो 18% आया है, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जीएसटी का नुकसान हुआ है। और नुकसान कैसे हुआ? जब 2017 में जीएसटी लगा, उसमें हिमाचल प्रदेश की बद्दी, नालागढ़, इन क्षेत्रों से जो हमारे इंडस्ट्री वाले क्षेत्र है,
या कोई और टूरिज्म के सेक्टर है, उससे हमें 4,000 करोड़ रुपए का वैट और एक्साइज आती थी। क्या आती थी? वैट आता था। अब जीएसटी लगने के बाद वो 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लगा तो उसके लिए जब हमें वैट का नुकसान हुआ तो 2017 में उन्होंने हमें 3200 रुपया हर साल जीएसटी 3200 करोड़ रुपया हर साल जीएसटी कंपनसेशन सेस देने की बात की और उन्होंने दिया भी। 5 साल तक उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया और जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जीएसटी कंपनसेशन सेस बंद हो गया। हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपये की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपये है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं वो कब तक मिलेंगे? देखिए, जब प्रदेश दर्द से कराह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आके चले गए और 1500 करोड़ रुपये का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। नहीं, देखिए आपकी बात सही है। 8 राज्यों की हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें पंजाब भी हम साथ था और हमने 8 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी था, जिसमें राजेश धर्मानी हमारे तकनीकी मिनिस्टर साहब गए थे। उन्होंने कहा था कि जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन ऑफ आप टैक्सेस कर रहे हो 28 से 18 और 5% का, उसका तो हम सारा स्वागत करते हैं, लेकिन जो सेस लगाए जाते हैं डीजल पर, पेट्रोल पर, उसमें राज्य को शेयर नहीं मिलता। उनका कुछ शेयर हमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को और अन्य 8 राज्य जहां विपक्ष है उनको मिलना चाहिए। तो उस मांग को उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में गौर करेंगे। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या भी विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। देखिए, केसीसी बैंक की एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना हमारी सरकार ने ओटीएस मांगी है केसीसी बैंक में और ना ही कोई सरकार उसको ओटीएस देती है। ये कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे राज्य कोऑपरेटिव बैंक है या प्रदेश का कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उन सब की अप्रूवल इनके नबार्ड के माध्यम से आरबीआई द्वारा दी जाती है। और बैंकों की भी वन टाइम सेटलमेंट की अप्रूवल जो है, चाहे यूको और नेशनल यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, उन सब की ओटीएस की अप्रूवल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के द्वारा दी जाती है। प्रदेश सरकार का इसमें कुछ नहीं लेना होता है और ना ही किसी सेटलमेंट को करना होता है। और एक बात मैं बता दूं कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में पिछले 7-8 साल से जो चल रहा था, जब मेरे वो ध्यान में बात आई, मैंने उस बैंक के बोर्ड को ही भंग कर दिया और मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता का पैसा है, कई लोग छोटी छोटी चीज़ों पर 40-40 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और लोन लेकर वापस नहीं करते हैं। ऐसी जगह दिखा दी जाती है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपया है और कई जगह जो गरीब किसान है, जिसने किसान लोन लिया हुआ, सेटलमेंट तो उनका होना चाहिए, उसका सेटलमेंट होना चाहिए। तो कई बार ये कहा जाता है कि ये उसको कर दिया। अब जो वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी में मैंने विधानसभा में भी कहा था, जो आएगा उसको होगा, जो आएगा उसको वन टाइम सेटलमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार की बात करना गलत है और मैं ये भी चाहूँगा कि वहाँ जो है ईडी इंक्वायरी कर रही है, तथ्य आपके सामने आएंगे। दौरे पर इतनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है, कोई भी दौरा जो है वो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है और जब मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे को अभी अप्रूव किया ही नहीं कि अभी उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको कहना ये गलत बात है। शांडिल साहब को अगर जाना होगा तो उसके लिए वो मुझसे बात करेंगे, मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसा एक कागज़ छाप दिया जिसमें उनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ, उस बेटे में नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया वालों और टीवी मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, जब तक किसी के हस्ताक्षरित कागज़ में चिट्ठी ना साइन ना हो, तब तक आप कोई खबर को ना छापें और वेरीफाई करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो ये दौरे होते हैं
ये केवल अधिकारियों के लिए नहीं होते हैं। ये दौरे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये दौरे सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब मैं अपने बेटी को छोड़ने गया तो मैंने एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया। एयर टिकट से लेकर अपना सारा खर्चा मैंने अपने उससे किया। और ये कहना कि ये जो दौरे है सरकार के, ये होते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के। जैसे जायका का प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ। AFD का प्रोजेक्ट हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो गया। उस प्रोजेक्ट को में डालते हुए इन बैंकों की कंडीशन है कि एक्सपोजर टूर होगा। तो और सरकार की तरफ से जाने का कोई मकसद नहीं होता है, जो हमारी ट्रेजरियों से एक पैसा नहीं जाता। तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए कि जो ये दौरे होते हैं जिसमें कई MLA भी जाते हैं, जिसमें कई अधिकारी भी जाते हैं, वो एक्सपोजर टूर होते कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया होता, उस देश के बैंक ने, जहाँ जैसे जायका है जापान का है, AFD फ्रांस का है, KFD हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज़ का आपको जानकारी हो और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते हैं। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। और जो दौरे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की होती है उसकी भी अप्रूवल होती है, क्योंकि उनके जो लोन होता है, जैसे हम लोन लेते हैं उसमें उन्होंने उसका 10% एक्सपोजर टूर के लिए होता है, जिसमें अधिकारी जाते हैं। मैंने बोला अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले नेता लोग भी जाने चाहिए, ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि जो आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों के यहाँ मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए, क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और घर के अंदर जो उसके पलंग बर्तन वगैरह भरे हैं उसके 70,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी बकरी मरी है उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से इसको हम जल्दी अमली जमा, लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया उसका नुकसान है। पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पेंशन मिलती है तो पेंशन मिले। सर, प्राइम मिनिस्टर ने अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है, और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए हम सरकारी स्कूलों में CBSE स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गांव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी, कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफ़र करवा लेता है PGI के लिए। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेरचौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके। यही मैं कहना चाहता हूँ।